सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रीडिंग नंबर 31, दैट इज ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा रीडिंग नंबर 31 जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। मॉड्यूल नंबर 31.1 और 31.2 जो है उसको हम आज करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम 31.3 और फिर आगे 32 जो रीडिंग है उसको करेंगे। ठीक है, सो जो रीडिंग नंबर 31 है, इट इज ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। उसके अंदर जो है सबसे पहले रियल एस्टेट के जो फीचर्स है वो हम टॉपिक जो है देखते हैं। ठीक है, सो द प्राइवेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड डायरेक्ट डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन द रियल एस्टेट। ठीक है, तो प्राइवेट रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो चीज है वो आती है, दैट इज डायरेक्ट डेट आता है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है। फिर कुछ और प्रकार होते हैं, दैट इज रीड, जो पब्लिकली ट्रेडेड जो होते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि पब्लिकली लिस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर, if I can show you, just a minute. PAG MANE, this one. ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे है, इसको राइट डाउन डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको साइड में जो है नाम दिख रहा होगा इसका, बैकमैन प्राइम ऑफिस रीट है उसका नाम। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो ये दिस इज लिस्टेड है। ठीक है, तो अब इसमें आपको अगर चाहे तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, पर इसके अंदर जो मूवमेंट है थोड़ा सा कम रहता है। फिर इसमें होता क्या है, डेट इज कि वो भी, जो इसके जो ओनर जो होंगे, वो क्या करते हैं, पूरी जो बड़ी प्रॉपर्टीज है करोड़ों की, वो लेते हैं विद दिस पब्लिक मनी। ठीक है, अब पब्लिक जो है वो एज अ करोड़ की तो ले नहीं सकती प्रॉपर्टीज, तो वो क्या करते हैं, उनके जैसे 103 रुपए का शेयर था, 103 104 रुपए का शेयर था, राइट, 103.47 का था। तो इसमें क्या है, बिट्स एंड स्मॉलेस्ट पीसेस में जो है आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो, एंड आपको उस पार्ट कुछ जो है आपको इसका ओनरशिप जो है मिल जाएगी, और उस हिसाब से आपको जो है डिविडेंड या फिर इसमें जो भी इंटरेस्ट टाइप का जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फिर द रीट्स विच ओन एंड ऑपरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, जो डिविडेंड है वो आपको शेयर होल्डर को जो है वो मिल जाएगा। एंड द रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज विच आर टैक्सेबल कंपनीज दैट ओन एंड ऑपरेट द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज विद फ्यू रेस्ट्रिक्शंस। इसके अंदर डबल टैक्सेशन का भी नहीं रहता है, इसके अंदर ये एक फायदा है, पर इसके अंदर जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो इतना नहीं होता। ठीक है, मतलब जो मूवमेंट है वो इतना नहीं होगा। बट इफ इनकेस अगर समझ लो कि किसी दिन समझ लो स्मॉल कैप्स या निफ्टी जो है बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में ओपन हो रहा है, तो उस दिन जो है ऐसी चीजें को खरीदने का फायदा ये हो सकता है कि अगर इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर इफ इन केस दिख जाए, तो मान लो ये 103 का है लिस्टेड अभी सी करंट मार्केट प्राइस, आपको समझ लो ये 90 के आसपास दिख जाता है इफ इन केस। तो अगर जैसे ये भी 10% जो है वो डाउन हो जाए, तो इट कैन बी बेनिफिट, क्योंकि ये मिस प्राइसिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। मतलब आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट हो सकता है कि इसके अंदर फोकट का सेलिंग प्रेशर जो है वो दिख रहा हो, क्योंकि इसका कोरिलेशन इक्विटी से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो है रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इक्विटी से या उधर वॉर हो रही है इसके चक्कर में इतना ये डाउन हो जाए, ऐसा होता नहीं नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि इसका जो लो करीब करीब है तो 102 के आसपास है, हाई भी जो है 105 के आसपास है, ज्यादा इसी रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। एज सच कुछ इसका जो है मूवमेंट जो है बाहर आता नहीं है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्लासिफिकेशंस जो है वो आ जाते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टाइप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे उसमें जो रिस्क एंड रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। सीनियर डेट, कोर, कोर प्लस, वैल्यू एडेड एंड अपॉर्चुनिस्टिक, ये पांच जो है वो है SCCVO। ठीक है, सीनियर डेट के अंदर फर्स्ट मॉर्गेजेस एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, तो इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी जो है वो रहती है। कोर के अंदर क्या है, दीज आर स्टेबल इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जो स्टेबल जो है इनकम आपको देते रहेंगे, दैट इज डाइवर्सिफाइड पब्लिक रीट्स, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट्स। फिर इससे थोड़ा और ज्यादा जो है रिस्क वाला होता है, दैट इज कोर प्लस, अ प्रॉपर्टी दैट इज फंक्शनल एंड जनरेटिंग इनकम, इनकम तो जनरेट कर रही है बट हैज द पोटेंशियल टू बी इम्प्रूव थ्रू मिनिमल रिफर्बिशमेंट। अगर इसमें थोड़ा बहुत खर्चा करें, इसमें इंटीरियर का या कुछ भी जो खर्चा है वो क्या कर दे, तो इसकी जो कैश फ्लो जो है वो बेटर हो जाएगी। सो इट इज अ कैश फ्लो स्टेबलाइजिंग एंड टेनेंट रीपोजिशनिंग। फिर आता है वैल्यू एडेड, अ प्रॉपर्टी दैट कुड बी इम्प्रूव थ्रू अपग्रेड्स एंड रीपोजिशनिंग, इसके अंदर ज्यादा जो है खर्चा है, एंड दिस कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड CMBS। फिर आता है हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक, इसके अंदर पूरा ही क्या है, न्यू डेवलपमेंट या फिर रीडेवलपमेंट जो है होगा, मतलब बनी हुई मल्टी पर इतने साल पुरानी हो गई, 40-50 साल हो गए, तो उसको तोड़कर वापस जो है नया रीडेवलपमेंट जो है वो करेंगे। एंड डिस्ट्रेस डेट्स,
ठीक है, फिर आता है अनदर वे टू क्लासिफाई द रियल एस्टेट इज बाय असाइनिंग द इन्वेस्टमेंट टू क्लासेस ए टू क्लासेस डी। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है हम इसके टेबल पे आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि टेबल में पूरा है वो लिखा हुआ है। क्लासेस ए जो कि थोड़ी बहुत नई रहती है, लेस देन 10 ईयर्स, बिल्ट विद इन द 10 ईयर्स। इसके अंदर अच्छा खासा इंटीरियर और एक्सटीरियर जो होता है, टॉप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होता है, एंड हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो होता है इसके अंदर यूज हुआ था। फिर क्लास बी के अंदर जो है वो 10 से 20 साल कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं, बिल्ड विद इन पास 20 ईयर्स और ओल्डर। इसके अंदर थोड़ा सा पुराना जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है हो जाता है। फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी गुड क्वालिटी आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएगा। फिर इसके अंदर क्लास सी के अंदर 20 to 30 ईयर्स जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर भी थोड़ा पुराना एक्सटीरियर हो जाता है, पर इंटीरियर तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। फिर उसके अंदर जो है मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं डेफर्ड होता है। फिर क्लास डी के अंदर जो 30 साल या उससे ऊपर जो है वो पुरानी, बहुत ही पुरानी मल्टी, बहुत ही कम इंटीरियर और एक्सटीरियर रहेगा और लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगी उसमें, क्योंकि इतने साल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि पुराना हो जाए, राइट। फिर आता है हमारे पास दिस समराइजेस द प्राइमरी मॉडल ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। अब देखो इसके अंदर प्राइवेट डेट भी होता है, प्राइवेट इक्विटी भी होता है, फिर पब्लिक डेट भी होता है, और पब्लिक जो है इक्विटी भी होता है। सबसे पहले पब्लिक इक्विटी जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक इक्विटी जो है वो पढ़ लेते हैं पहले, वो काफी इजीली जो है समझने में इजी रहता है। प्राइवेट इक्विटी, अगर हमारे पास खुद की इक्विटी है, इसका मतलब हम क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, दैट इज सोल ओनरशिप, या फिर हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप है, या फिर हमारा जेवी है। इनडायरेक्ट ओनरशिप में रियल एस्टेट जो है फंड्स रहते हैं, और कुछ कुछ प्राइवेट रीट्स भी होते हैं जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। अगर जो पब्लिकली लिस्टेड है तो वो पब्लिक में आ जाएंगे, तो पब्लिक लिस्टेड रीट्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इक्विटी रहती है। फिर आ जाता है हमारे पास डेट, पब्लिकली ट्रेडेड। मैं आपको कंस्ट्रक्शन का एक बार दिखा देता हूँ कि इनवीट करके शायद दिख जाएगा। अरे यार हट जा, इसको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा मुझे। INVIT, इंडिया, इंडिया में तो दिखाते ऑल कंट्रीज में इंडिया ऐसा लग रहा है मुझे। एक है NDR, इसका थोड़ा वीडियो डायग्राम दिखाने को अच्छा खासा बढ़ गया है रेट इसका। पर इसके अंदर क्या होता है, एक और कोई था यार ना, नितिन गडकरी ने क्या बनाया, हाईवे, हाईवे रीड भी कुछ है यार, हाईवे रीड दिखता है क्या मेरे को? पता है, चलो मिलने क्या मुझे एज ऑफ नाउ, पर मैंने उस पर अप्लाई करा तो मुझे याद है। राजमार्ग था, यस यस यस, राजमार्ग, राजमार्ग इनवीट। जा यार, नेट क्यों नहीं चल रहा है? जस्ट जस्ट टू शो यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इसलिए जो मैं है इसको कर रहा हूँ, वरना करता नहीं है। राजमार्ग, ठीक है, तो दिस इज राजमार्ग। चलो यहाँ नाम देख सकते हो ना तुम, ये राजमार्ग जो है, यहाँ पे साइड पे जो लिखा है 116.62, इसके ऊपर लिखा है नाम राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड, तो दिस इज काइंड ऑफ इनवीट ओनली। तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, राजमार्ग हमें पता है एक वो है, हाईवे है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है पैसा जो लगा हुआ है या उसके लिए पैसा चाहिए है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो इक्विटी जो है, पब्लिक इक्विटी होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। सो सिंपल, उसके लिए मैं वहां पे ले गया था ट्रेडिंग पे आपको। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट डेट, प्राइवेट डेट के अंदर मॉर्गेज डेट, कंस्ट्रक्शन लोन्स या फिर मेजनाइन डेट आता है। पब्लिक के अंदर मॉर्गेज रीट या फिर मॉर्गेज ईटीएफ्स, फिर एमबीएस, सीएमबीएस, सीएमओस और कवर्ड बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं, पर जस्ट बताने के हिसाब से मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्या होता है, ये चीज जो है हो सकती है क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर इसको भी याद करना इजी है, कुछ है नहीं। और इसके अंदर पब्लिक जो है इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी जो है वो याद होनी चाहिए। एज सच प्राइवेट का मेरे को इतना लगता नहीं इंपॉर्टेंट है, पर हो जाए तो हो जाए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है फिगर पे अपन आ जाते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम इन रियल एस्टेट कैसे निकालते हैं। सो रेंटल इनकम इफ फुली ऑक्यूपाइड, अगर फुली ऑक्यूपाइड है तो उसमें हमारे पास कितनी रेंटल इनकम जो है वो आ रही है, प्लस अदर इनकम कुछ है, इफ इन केस।
अदर इनकम जो है उसको ऐड करेंगे, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम आ जाएगी। अब हो सकता है कि पूरे 12 महीने तो ऑक्यूपाई ना रहा हो, किसी दिन या कुछ महीने जो है वो वैकेंट रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे हमारे पास वैकेंसी एंड कलेक्शन लॉसेस, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास इस पे इफेक्टिव ग्रॉस इनकम। इसमें हमने कुछ खर्चे करे होंगे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो इससे क्या जाएगा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आ जाएगी। आई होप इट इज पूरा क्लियर हो गया हो। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। नेट ऑपरेटिंग इनकम को निकालते कैसे हैं। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, ऑफिस बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी की साइज क्या है, 20,000 स्क्वायर मीटर है। फिर मार्केट रेंट फॉर सिमिलर इज 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मैंने रेंटल निकालने के लिए, ये वाला जो रेंटल इनकम में फुल्ली ऑक्यूपाइड निकालने के लिए इन दोनों को क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो इससे मेरा आगे 50 लाख हो गई। अदर इनकम जो है वो मेरे पास 75,000, इसको मैंने ऐड करा तो 50,75,000 आ गया। तो ये मेरी क्या आ गई है, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम, ठीक है। दिस इज विच इज दिस। अब इसमें क्या करूंगा मैं, वैकेंसी एंड कलेक्शन लॉसेस जो है वो माइनस करूंगा, विच इज 5% ऑफ द पोटेंशियल ग्रॉस इनकम। अब किसी किसी को अगर ये याद ही नहीं हो, अगर ये वाला पार्ट छोड़ के चल जाए कि ग्रॉस पोटेंशियल इनकम को छोड़ देता हूँ, तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये 5% किसका रहेगा। तो इसलिए अपन को जो है वो याद रखना पड़ेगा कि रेंटल इनकम प्लस इधर इनकम करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम आ जाएगी। इस पे मैं जो 50,75,000 आया, उस पे हम क्या करेंगे, फिर 5% जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा वैकेंसी लॉसेस है, जो कि आया है 2,53,750, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे, अब ये जो भी आया इन सबको टोटल करेंगे तो इसका आ जाता है दैट इज इफेक्टिव ग्रॉस इनकम, ये वाली चीज है वो आ गई है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हमारे पास ये दो चीज है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 12,25,000, इन दोनों को ऐड करा। फिर द नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई है, वो आ गई 35,96,250। इसके अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम में ना टैक्स का काम है, ना हमारे पास इंटरेस्ट का काम है, तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को अवॉइड कर दिया। आई होप ये पूरा एग्जांपल जो है वो क्लियर होगा। Lenders often use debt service coverage ratio and loan to value ratio LTV to determine the maximum allowable loan on a specific property। ठीक है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेट सर्विस, जो भी हमारी इनकम हुई डिवाइड बाय डेट सर्विस कर दिया, तो हमारे पास आ गया डेट सर्विस कवरेज रेशियो। लोन टू वैल्यू, सिंपल देखो, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय द वैल्यू विच इज अप्रेज्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अप्रेज्ड वैल्यू जो है उसका नाम दे रखा है। फिर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अ रियल एस्टेट लेंडर हैज एग्रीड टू मेक 10% इंटरेस्ट ओनली लोन ऑफ प्रॉपर्टी दैट वाज रिसेंटली अप्रेज्ड एट 12 लाख रुपीस, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज एट लीस्ट 1.5 टाइम्स एंड द लोन टू वैल्यू डज नॉट एक्सीड द 80%। प्रॉपर्टी का नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो गई, 1,35,000। अब देखो यहाँ फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम क्या करते हैं कि निकालते हैं कि यूजिंग द एलटीवी, लोन अमाउंट डिवाइड बाय अप्रेज्ड वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये चीज जो है वो दे रखी है, एलटीवी जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 80% के ऊपर, ठीक है। सो कहाँ गया हमारे पास अप्रेज्ड वैल्यू, हमारे पास दे रखी है विच इज, कहाँ गई अप्रेज्ड वैल्यू, ये 12 लाख जो है अप्रेज्ड वैल्यू होगी। इससे हमारी क्या आ जाएगी, लोन की जो अमाउंट है वो आ जाएगी, ठीक है। सो हम 12 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 80% से, विच इज 9,60,000, ये हमारा लोन का अमाउंट आ गया। पर हमें ये भी देखना है कि दूसरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो भी हमें सिर्फ जो मेंटेन करना है, एटलीस्ट 1.5 टाइम जो है वो मेंटेन करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय दिस डेट सर्विस। पर हमें डेट सर्विस पता नहीं है, तो हम इससे जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है उसको हम डिवाइड करेंगे। सो 1,35,000 डिवाइड बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 90,000। इस पे हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब हमने लोन कितने का लिया होगा, 99 लाख रुपीज का। इन दोनों में से जो स्मॉलर है उसको जो है वो हमारी जो कंडीशन है दोनों फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा द मैक्सिमम लोन अमाउंट इज 9 लाख। अब देखो अगर हम 9 लाख जो है अगर लोन लेते हैं, तो उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा 12 लाख के अप्रेज्ड वैल्यू से, तो हमारा जो एलटीवी आया विच इज 75% विच इज नॉट एक्सीडिंग 80%, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और डीएससीआर जो हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो आ गया हमारे पास 1,35,000 डिवाइड बाय 90,000 का पेमेंट विच इज 1.5 टाइम्स, ठीक है। जो भी सारे जो फॉर्मूलेज है ना, मैं एक अलग फॉर्मूला जो बुक है वो बना रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करी है बनाना। तो जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी मैं आपको जो चीज़ है पूरी फॉर्मूला बुक वो मैं शेयर कर दूंगा। गूगल ड्राइव जो लिंक है हमारी जो रहती है उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में यहाँ देख सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एक्विटी केस में मैंने फर्स्ट जो कमेंट पिन कमेंट है उसके अंदर ऐड कर रखा है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है, व्हेन डेट इज यूज्ड टू फाइनेंस द रियल एस्टेट, equity investors often calculate the equity dividend rate. This matrix
इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश ऑन कैश रिटर्न। तो इक्विटी डिविडेंड रेट या फिर कैश ऑन कैश रिटर्न जो है वो सेम होता है, पर होता क्या इसके अंदर, विच मेजर्स द परसेंटेज रिटर्न ऑन द कैश इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर। जो कैश इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न जो है वो कमा रखा है, ठीक है। सो द इक्विटी डिविडेंड रेट इज इक्वल टू पहले साल का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इक्विटी, कितना कमाया आपने उस किस पे, जो भी आपने इक्विटी डाली उस पे, वेयर फर्स्ट ईयर कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी उसमें से माइनस कर देंगे हमारा डेट सर्विस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, ये कंटिन्यू क्वेश्चन से वो वाला, तो मैंने वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी लिख रखा है। रिटर्निंग टू द प्रीवियस एग्जांपल, सपोज द प्रॉपर्टी इज परचेज्ड फॉर द अप्रेज्ड वैल्यू ऑफ 12 लाख, ऑफ व्हिच 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है। द इन्वेस्टर्स टैक्स रेट इज 20% एंड द डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेज इज एसएनएम ओवर 30 इयर्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विटी डिविडेंड रेट एंड आफ्टर टैक्स रिटर्न। इक्विटी डिविडेंड रेट जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 12 लाख की प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने क्या करा, 3 लाख जो था वो वैल्यू ऑफ द लैंड जो है बता रखा है, दैट इज इक्विटी। रेस्ट जो हमने कर रखा है दैट इज डेट, तो 9 लाख का डेट हो गया, 3 लाख की इक्विटी हो गई। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना होगा, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो जो है प्रॉपर्टी का नॉट नेट ऑपरेटिंग इनकम था, लास्ट प्रीवियस एग्जांपल से दिया था, विच इज 1,35,000। उसमें से हमें डेट का पेमेंट कितना करना है, 9 लाख पर 10% विच इज 90,000, तो हमने इसको हटा दिया, डेट इज 45,000 जो है हमारा फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आया। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इतना आ गया 45,000। हमने इक्विटी लगाई कितनी थी, हमने इक्विटी जो थी वो लगाई थी 3 लाख रुपीज की। सो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख विच इज इक्वल टू 15%, ठीक है, इट इज इजी। फिर आता है हमारे पास डेप्रीसिएशन। 12 लाख की जो थी वो वैल्यू थी, मतलब ये 12 लाख जो अप्रेज्ड वैल्यू थी, उसमें से हमने हमारा कैपिटल जो है हटा दिया विच इज 3 लाख, उसको डिवाइड करा 30 ईयर्स के लिए, यहाँ पे एसएनएम जो था वो 30 ईयर्स का था, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30,000 जो है वो आ गया। फिर आता है हमारे पास टैक्स जो है वो कैसे निकालेंगे, टैक्स से निकालेंगे सिंपल, जो है हमारा ये जो खर्चा था आ गया 45,000 जो था, ठीक है। उसमें से हम जो है 30,000 जो है वो भी माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देंगे। सो 45,000 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 15,000। 15,000 का जो है टैक्स कितना है हमारे पास, 20% है। टैक्स कहाँ दे रखा है, टैक्स दे रखा है क्या इसके अंदर, 20% कहाँ एज्यूम करना है? अच्छा, यहाँ टैक्स रेट जो है वो 20% दे रहा है, ठीक है। सो टैक्स विच इज इक्वल टू 15,000 का 20% विच इज इक्वल टू 3,000, इन्होंने वही कर रखा है, 20% इंटू नॉट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इन्होंने जो 90,000 है, इट इज डेट पेमेंट जो था वो कर रखा है, और माइनस इन्होंने डेप्रिसिएशन कर रखा है, तो उस पर हमारा क्या आ गया, 3,000 का टैक्स आ गया। तो हमारा आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना हुआ, 45,000 तो था हमारा फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो था, उसमें से हमने टैक्स माइनस करा विच इज इक्वल टू 3,000, तो हमारा इनकम कितनी हुई आफ्टर टैक्स विच इज इक्वल टू 42,000। पर हमने इन्वेस्ट कितना करा था, 3 लाख जो है इन्वेस्ट करा था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा 14% जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। फिर आता है हमारे पास कुछ प्रिंसिपल जो है वो रिस्क होते हैं। प्रिंसिपल रिस्क कैसे हो सकते हैं, इकोनॉमिक एंड द कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स जो है हो सकते हैं, लाइक कुछ इकोनॉमी की एक्टिविटी में चेंजेस हो रहा है, चेंजेस इन डेमोग्राफिक्स हो रहा है, कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो रहा है। फिर आता है प्रॉपर्टी लेवल रिस्क, दी दे इंक्लूड ऑब्सोलिसेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी रीवॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, रीजोनिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ हो सकता है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स हो गई, उसकी वजह से जो है रिस्क जो है बढ़ सकता है, एंड इश्यूज रिलेटेड टू द मैनेजिंग द प्रॉपर्टी सच एज मेंटेनिंग एंड लीजिंग इट। आई होप पूरा जो है वो क्लियर हुआ होगा। एज सच इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर, इतना इंपॉर्टेंट जो है मुझे नहीं लगता इतना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, मॉड्यूल क्विज 31.1 पे। लेंडर जो है इज विलिंग टू मेक अ 10% इंटरेस्ट ओनली लोन ऑन अ प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज 1.6 टाइम्स एंड द लोन टू वैल्यू रेशियो डज नॉट एक्सीड 80%, ठीक है। द मैक्सिमम लोन अमाउंट इफ द प्रॉपर्टी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 2 lakh एंड वाज रिसेंटली अप्रेज्ड एट 15 lakh, ठीक है। तो पूछा, रिसेंटली अप्रेज कितना कर रखा है इसने, 15 लाख पे कर रखा है, ठीक है। उसका 80%, सो 15 कहाँ गया, ये अप्रेज वैल्यू थी 15 लाख, उसका हमने क्या करा, 80% से जो है वो मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इससे ऊपर एक्सीड होगी नहीं, तो 15 लाख का 80% कितना होता है, 12 लाख होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 12 लाख जो है इससे बड़े ऑप्शंस है, और इससे जो है ऊपर होना ही नहीं चाहिए, इससे ऊपर जो करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। तो हम जो है डायरेक्टली जो है इसका आंसर जो मार्क कर सकते हैं ऑप्शन ए,
बी और सी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ज्यादा है ऑप्शंस में, ठीक है। एक सेकंड मुझे देना, मैं अगर कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ तो इसके अंदर देखो, अगर कोई ये करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.6 करेगा ना, 2 लाख ही था ना, कहाँ गया? हम्म, वो आएगा कितना? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.6, 1,25,000 आएगा, राइट? 1,25,000 आएगा। और क्योंकि ये पेमेंट है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 12,50,000 आ जाएगा, राइट? और अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है विच एवर इज लो, ठीक है। पर हमें पता है कि सिंपल देख लो, दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अंदर पहली कंडीशन जो है 80% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 80% जो है मैक्स टू मैक्स बता रखा है 12 लाख, और 12 लाख से बाकी ऑप्शन बड़े ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है नीचे वाला पार्ट। आप डायरेक्टली जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। पर आपने इफ इन केस ये वाला फॉर्मूला पहले अगर आपने लगा दिया है, तो आपको फिर ऑप्शन जो सी है उसको आप एलिमिनेट करते हैं, फिर ये जो एलटीवी वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि आपने जैसे ये निकाल दिया, आपको ऑप्शन जो है जैसे ऑप्शन जो है उसको चेक कर लो और उससे ये आंसर जो है मार्क कर सको। थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करेंगे तो बाकी जो हमारे एग्जाम में जो विनेट आएंगे, ठीक है, तो उसमें जो है कोई कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम जो है समय ज्यादा दे सकते हो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल एस्टेट इज लीस्ट एक्यूरेट? Class A properties tend to feature higher quality construction than the Class B property, which is बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 0 to 10 years, 10 to 20 years, 20 to 30 years एंड 30 years से ज्यादा, राइट? आपको याद आ रहा होगा, तो 0 to 10 में क्लास ए आता है, क्लास बी 10 to 20 में आता है, तो इसकी जो है हायर क्वालिटी होगी, विच इज सही है। इसमें लीस्ट एक्यूरेट पूछा है तो ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर रीड कैन बी कंसिडर्ड एज डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स। मुझे पता भी नहीं है कि ये सही ऑप्शन है या नहीं है, तो मैं एज ऑफ नाउ मैं क्या करूंगा, होल्ड पे रख देता हूँ। मैं ऑप्शन सी जो है वो देख लेता हूँ, अगर वो मुझे लीस्ट एक्यूरेट दिखा तो उसको मार्क कर दूंगा, या फिर मैं एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर मेरे को फ्लूक या फिर तुक्का जो है वो मारना पड़ेगा, ठीक है। कोर प्लस स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट्स टेंड टू एग्जिबिट लोअर रिस्क देन द कोर प्रॉपर्टीज डूज। देखो, कोर उसके बाद कोर प्लस आता था, इफ इन केस अगर आप भूल गए हो तो मैं दिखाता हूँ। देखो, कोर आता है, इसके बाद कोर प्लस आता है, सीनियर डेट, कोर, कोर प्लस, वैल्यू एडेड एंड अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, वो आता है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा लीस्ट एक्यूरेट जो है वो हो जाएगा, एंड हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आ जाएगा। अब आपके नोट्स में ना एक चीज ये भी ऐड कर लेना कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर रीट्स जो होते हैं उसको हम डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। ऊपर नोट्स में नहीं दे रखा था, पर आप अगर इनके सपने नोट्स बना रहे हो तो इसके अंदर ये जो चीज है वो लिख सकते हो, ठीक है। इफ रेसिडेंशियल इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 5%, ठीक है, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम is most likely to be higher than the gross rental income due to vacancy issues, collection issues, sorry, vacancy issues, collection losses या फिर adjusted rents for new leases, ठीक है। अगर रेसिडेंशियल का रेंटल इन्फ्लेशन जो है 5% चल रहा है, ठीक है, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम इज मोस्ट लाइकली टू बी हायर देन द ग्रॉस रेंटल इनकम। देखो, इसको सबसे पहले ना सिंपल है कि मैं भूल गया, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस वाली सीन पर। और अगर आपको ये ध्यान रहेगा ना तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे पाओगे। अब देखो, इफ रेजिडेंशियल रेंटल इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 5%, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटल इनकम, ये वाली की बात कर रहा है, इज मोस्ट लाइकली टू बी हायर देन द ग्रॉस रेंटल इनकम, ग्रॉस रेंटल इनकम, ओके, ड्यू टू, देखो अब इसमें वैकेंसी और कलेक्शन जो लॉसेस है वो हम तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर इफ इनकेस हमें ये जो है ये टेबल जो है या फॉर्मूला जो है हमें कर याद है, तो इसका ऑटोमेटिक जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी एंड जो कलेक्शन लॉसेस है वो एक जैसे ही है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इफ इनकेस अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसका आंसर जो है आराम से दे पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड्यूल 31.2, विच इज वैल्यू ड्राइवर्स एंड द प्रॉपर्टी टाइप्स, ठीक है।
इकोनॉमिक वैल्यू ड्राइवर्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमी इनिशियली लीड्स टू एन इंक्रीज इन रेंट्स। जैसे इकोनॉमी जो है इम्प्रूव जो करती है, तो उसमें क्या होता है, जो रेंट है वो बढ़ जाते हैं, वैकेंसीज जो है वो कम हो जाती है, विच एनकरेजेस एडिशनल सप्लाई, बट दैट सप्लाई टेक्स द टाइम टू इमर्ज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग गैप्स और द लॉन्ग लैग्स इन द डेवलपिंग रियल एस्टेट। ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड वेज ग्रोथ लीड टू हायर पर्सनल इनकम। जैसी जॉब सबकी लगती है तो उसमें क्या होती है, इनकम जो बढ़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन राइजिंग द हाउस होल्ड फॉर्मेशन। तो जो लोग हैं वो घर बनाने लग जाते हैं। दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू रेसिडेंसेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। इससे क्या होती है, डिमांड जो है बढ़ जाती है किसकी, फॉर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बोथ रेंटल एंड ओनर ऑक्यूपाइड। तो रेंटल जो स्पेस उसकी भी डिमांड जो बढ़ जाती है, एंड ओनर ऑक्यूपाइड जो है उसकी जो है डिमांड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ये रियल एस्टेट साइकिल है, अगर उसको देख सकते हो। रिकवरी या उसके टाइम क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे थे, फिर जैसे ही रिकवरी थोड़ी सी होती है, एक्सपेंशन फेज में आती है, न्यू कंस्ट्रक्शन होने लगता है, फिर एकदम पीक फेज पे जो है ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। फिर ओवर सप्लाई के टाइम पे क्या है, सारे जो घर है वो बन गए हैं, फिर रिसेशन आ गया। इस टाइप से जो है हो सकता है। आप ये वाला जो है इसको भी देख सकते हैं, मैंने गूगल से किसी साइट से निकाला, इसमें ऐड करा है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल ये है, एक्सपेंशन है, पीक है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो है, एंड वापस वही साइकिल है वो चलती रहेगी। फिर इसमें देख लेते हैं, रियल एस्टेट साइकिल फॉलोज सेवरल फेजेस। ठीक है, रिकवरी फेज में देखो, ये वाला रिकवरी फेज में ये क्या होता है, द रिकवरी फेज बिगिंस ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल। तो देखो यहाँ से जो है रिकवरी फेज जो है वो चालू हुआ। टाइटर क्रेडिट कंडीशंस सच एज अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्करेज द न्यू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वाले जो रिकवरी फेज है ना, इसके अंदर क्या होगा कि न्यू कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो डरे हुए हैं कि अब कहाँ जाए, और नीचे ना जाए, और नीचे ना जाए। दैट्स व्हाई। ठीक है, डिस्करेजेस द न्यू कंस्ट्रक्शन विच वाइल लोअर वेजेस पुट द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबकी जो तनख्वाह है, इनकम है, वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इस पे क्या होता है, प्रेशर जो है रेंट का आता है कि हम इतना जो वेजेस है वो नहीं, मतलब जो रेंट है वो नहीं दे सकते। ड्यूरिंग दिस फेज द इंटरेस्ट रेट, नेट ऑपरेटिंग इनकम, डेट सर्विस कवरेज रेशियो रीच द बॉटम एंड स्टार्ट्स राइजिंग। ठीक है, तो एकदम बॉटम पे होते हैं अपने। ठीक है, और फिर जैसे ही रिकवरी फेज चालू होता है, दे स्टार्ट्स राइजिंग व्हाइल द एलटीवी पीक्स एंड बिगिंस टू फॉल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक्सपेंशन फेज। व्हेन द एक्सपेंशन फेज coincides with the improvement in the business cycle, this leads to wage development। एक्सपेंशन फेज में क्या होगा, जो तनख्वाह है, तनख्वाह बोल रहा हूँ, तनख्वाह तनख्वाह, ठीक है, इनकम जो है वो बढ़ जाती है, एंड इंप्रूव द क्रेडिट कंडीशंस व्हाइल रेंट बिगिन इंक्रीजिंग, एंड द न्यू कंस्ट्रक्शन आल्सो इंक्रीजेस। As the peak of the economic cycle, the rising interest rate and property prices reduce the demand for the new construction। एकदम जब पीक पे हो जाएगा तब क्या होगा कि जो वापस जो डिमांड है वो न्यू कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा कम जो है वो कम हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट रेट, नेट ऑपरेटिंग इनकम और डीएससी जो है वो बढ़ते जाएंगे, और एलटीवी जो है वो फॉल होता जाएगा। The oversupply phase occurs as the economy softens and the construction projects in the pipelines are delivered to the market। Oversupply के टाइम पे क्या है, ये वाली जो फेज है उसके अंदर सारी जो कंप्लीशन है वो हो गए हैं, सबको डिलीवर जो है वो हो गया है, घर या जो भी चीज है। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एक्सेस सप्लाई एंड डिक्रीजेस द प्राइस एंड ऑक्यूपेंसी रेट। इंटरेस्ट रेट्स, नेट ऑपरेटिंग इनकम, डीएससी पीक, ये एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं, और फिर अब यहाँ से जो है गिरना जो है वो चालू हो जाते हैं, और एलटीवी जो है अपने बॉटम पे पहुंच जाता है और बिगिंस टू राइज होता है। ठीक है, फिर आता है रिसेशन फेज के अंदर। रिसेशन फेज अकर्स एज द इकोनॉमी कंटिन्यूज टू सॉफ्टन लीडिंग टू क्रेडिट टाइटनिंग हो जाती है इसके अंदर, फर्दर डिक्लाइन इन द रियल एस्टेट प्राइसेस। रिसेशन पे एकदम बहुत ज्यादा जो है गिरने लग जाते हैं, एंड ऑक्यूपेंसी रेट्स आल्सो, इंटरेस्ट रेट, एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो कंटिन्यूज टू फॉल, और एलटीवी जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। फिर आता है हमारे पास पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स। पोर्टफोलियो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मतलब प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जनरेट बॉन्ड लाइक फिक्स्ड लीज पेमेंट्स। ठीक है, while also having exposure to equity like speculative return from the capital appreciation। तो कहीं ना कहीं दोनों के बेनिफिट्स लेके चलता है कि आपको रेंटल इनकम के हिसाब से फिक्स्ड लीज पेमेंट जो है वो मिलती जाएगी, और आपके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। जिसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल एस्टेट के, वो एक बार देख लेते हैं कि करंट इनकम जो है वो रहती है, कैपिटल अप्रिसिएशन जो है वो रहता है, हैच प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है बिकॉज इसका जो है कोरिलेशन जो है बहुत ही कम होता है विद द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। मैंने आपको जैसे रीट्स में दिखाया था, अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग व्यू वाला। फिर आता है टैक्स बेनिफिट जो है वो भी मिलता है कि अगर आप घर बेचने जाते हो तो इसके अंदर जो है सीए के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कि
इंडेक्सेशन जो बेनिफिट होता है, अब तो हटा दिया है, थोड़ा कुछ नया जो है वो लेकर आ गए। पर पहले जो है इंडेक्सेशन जो बेनिफिट है वो मिलता था कि 2000 में आपने, ईयर 2000 में आपने घर खरीदा समझ लो 5 लाख का, आज उसकी वैल्यू गवर्नमेंट के हिसाब से समझ लो 15 लाख है, 20 लाख है, कुछ भी है, और आपने आज उसको बेचा 20 लैक्स में, ठीक है? तो आपने सिर्फ 5 लैक्स का गेन कमाया, और ना कि आपने यहाँ पे 15 लाख का गेन कमाया, क्योंकि आपने 5 लाख में खरीदा था। गवर्नमेंट के हिसाब से आज की वैल्यू जो इन्फ्लेशन के हिसाब से है वो 15 लाख है, और आपने 20 लाख में बेचा, तो आपने सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट जो है वो कमाया है, ना कि आपने 5 लाख और 20 लाख का डिफरेंस जो है वो वाला, ठीक है? आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि टैक्स बेनिफिट भी जो है वो मिल जाते हैं। फिर डिस्कस द डिस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइप। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइप जो है वो होते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप से, लाइक ऑफिस प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर या तो एक की टेनेंट होता है जैसे कंपनी, या फिर हेडक्वार्टर्स, या फिर टू सर्व मैनी टेनेंट्स ऑल्सो, ठीक है? इंडस्ट्रियल या फिर वेयर हाउस प्रॉपर्टी डेवलप फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट्स ओनली, लाइक वॉलमार्ट्स या फिर जेप्टो, जो अपने डार्क हाउस जो है वो खोलते हैं, राइट? तो उनके लिए बनती है स्पेशली। repurposing these properties to new users often requires expensive redevelopment। अब समझ लो कि जेप्टो को पहले दे रखा है, अब उसके बाद किसी और अलग ही सेक्टर वाली कंपनी को दे दिया, तो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है एक्सटेंसिव जो है रीडेवलपमेंट जो है करना रहेगा। फिर आता है हमारे पास रिटेल प्रॉपर्टीज। रिटेल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, these includes anchor departmental stores and regional shopping centers, like I think मॉल या उस टाइप की बात कर रहा है रिटेल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आता है हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज। हॉस्पिटैलिटी के अंदर होटल्स एंड अदर लॉजिंग आता है। Their value is influenced by the demand for business and the travels. Business travel is cyclical। आजकल तो इतना नहीं, आजकल तो पूरे 12 महीने ही जो है वो होता रहता है। Which affects the, ठीक है मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे थोड़ा टेम्पररी नहीं लगता है। बिजनेस ट्रैवल तो रेगुलरली चलता ही रहता है। फिक्स आता है मिक्स्ड यूज। दीज एनकम्पास ऑफिस और रिटेल, रेसिडेंशियल और रिटेल और अदर कॉम्बिनेशन। तो कुछ भी मिक्स यूज जो है वो कर सकते हैं कि रहने के लिए भी वही, एंड जो रिटेल जो आपका स्टोर है उसके लिए भी वही, और जो आपको अलग अलग बनाना है वो। फिर अदर स्पेशलिटी के अंदर सीनियर हाउसिंग, सेल्फ स्टोरेज, हॉस्पिटल्स, सेल टावर्स, डेटा सेंटर्स, कॉलेज डॉर्मिटरीज या फिर पार्किंग फैसिलिटीज। तो ये अलग अलग जो है आते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर, मॉड्यूल क्विज 31.2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रियल estate cycle is least accurate? Okay, during the expansion phase, interest rate increase while net operating income debt service coverage ratio decrease। नहीं भाई, जब एक्सपेंशन फेज होता है तो इसके अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम और डेट सर्विस जो है वो, ये क्या हो गया, why I'm seeing like this two books। एक्सपेंशन फेज के अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, नेट ऑपरेटिंग इनकम कंटिन्यू टू राइज होते हैं, इसके अंदर गिरते हुए दिखा दिया है, डिक्रीज दिखाया, तो ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू रिप्रेजेंट अ पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। टैक्स बेनिफिट तो होता है, इन्फ्लेशन हेजिंग भी होता है, लिक्विडिटी तो होती ही नहीं भाई, बेचने जाओ तो पता चलता है 2-3 महीने बाद बिकेगा या उस टाइप से, एकदम नहीं बेच पा, आई एम सॉरी। Properties that have more than one tenant type and economic used are called, ये क्या है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। सिम्बायोटिक सेंटर्स, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स या फिर पॉलीमॉर्फिक कंस्ट्रक्शन। बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि पीछे से तो देखिए, एक बार मैं इसको टैग करके दिखा दूँ, गया ऑल्टरनेटिव्स, श्वेजर, फिर भी दिखा रहा है, पता है क्या, प्रॉपर्टीज दैट हैव मोर देन वन टेनेंट है, और एंड इकोनॉमिक यूज, क्या करेंगे, चलो तुक्का मारना तो रहा। सिम्बायोटिक करोगे, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट करोगे, या फिर पॉलीमॉर्फिक। इसका का मतलब देख लेते हैं। occurring in several different forms in particular with reference to species। चलो इस पे देखो, क्योंकि दो दिख रहे हैं, मोर देन वन टेनेंट टाइप, तो मैं अगर तुक्का मारना रहा तो मैं मिक्स में डाल देता। अब भले सही हो या ना हो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर है ACB। ACB यस। अरे यार हे सी भी कहाँ से हो गया, इसने चुप रह जा, बंद। Mixed use developments have more than one tenant and economic use LOS 31C 31.C में, ओके, मिस कर दिया क्या मैंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट।
51.C यहाँ पे लिख रखा था। ओके, इसके अंदर दे रखा होगा, क्या कुछ रखा है, सिम्बायोटिक सेंटर्स, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स एंड पॉली। सर्च करते करते है मेरे पास ऑप्शन, SYMBIOTIC, उसको तो मिल भी नहीं रहा, स्पेलिंग गलत तो नहीं है? चलो एक बार नेक्स्ट पे सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन, HCD पहचानने का है, क्या हुआ इसको, POLY, पॉली, MORPHIC, ये तो सिर्फ एक ही पेज पे मिला है, विच इज दिस वन। इसको एकदम कॉपी कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो देख लेते हैं क्या हुआ है। इसमें भी तो नहीं मिला है, तो कैसे दिखाऊं, जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ तो उसको मिल नहीं रहा है, ये जो सिर्फ पेज नंबर 220 नहीं दिखा रहा है, और स्वेजर ने बोल रखा है कि ये है। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, क्या कर सकते हैं। पर इसका भी देख लेता हूँ, अगर ये दे रखा हो उसने कुछ। सर्च करा मैंने ये, तो गेम उसको तो सिर्फ यही मिल रहा है, पता नहीं स्वेजर में पॉली पे ही रखा हुआ है। इसको भी नहीं मिला, क्या पता, मतलब इसकी ही गलती है। ठीक है चलो, इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज दैट हैव मोर देन वन टेनेंट टाइप एंड इकोनॉमिक यूज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, उसमें हम करेंगे मॉड्यूल नंबर 31.3, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन एंड द इंडेक्सेस। तो आज के लिए हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी कर सकते हो, और लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी डाउट पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।